वेलकम एवरीवन। मैं डाइटिशियन दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ थायराइड के इस वंडरफुल सेशन में। ये वंडरफुल सेशन होने वाला मुझे पता है क्योंकि ये मेरा बीज है जो मैं आप लोगों के जीवन में बोने जा रही हूँ। ओके, सो दिस इज माय नॉलेज का सीड है जो इस समय मैं आप लोगों के जीवन में बोने जा रही हूँ, और इससे आई होप कि मैं यही अच्छी आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो थायराइड हेल्थ में एग्जैक्टली exactly क्या है क्या नहीं है, कुछ चीजें हमें पता होंगी, कुछ चीजें हमें नहीं पता होंगी। तो अगर आपको कुछ भी पता है तो आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। थायराइड के बारे में आपको कुछ पता है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। सी क्या है थायराइड हेल्थ में, पूरा ए टू जेड में देखते हैं। व्हाट इज थायराइड? थायराइड इज नथिंग बट इट इज अ ग्लैंड जो हमारे नेक में होता है। यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस होता है थायराइड के टाइम पे। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो थायराइड क्या है? एक प्रकार का ग्लैंड है। देखो आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरीके से बटरफ्लाई जैसे आकार में होता है, नेक में होता है हमारा। और वो क्या करता है ना, थायराइड ये प्रोड्यूस करता है, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हम्म कुछ हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसके नाम देखेंगे, फिर उसको कैसे कर सकते हैं डाइट के थ्रू हम, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। सो थायराइड इज बेसिकली एक प्रकार का ग्लैंड है, बटरफ्लाई आकार का होता है, में होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारे डेवलपमेंट में काम करता है। सो मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली मीनिंग क्या है मेटाबॉलिज्म का? यहाँ पे ये तो थोड़ा साइंटिफिक मीनिंग हो गया। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है ना कि जो भी केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी ब्रेक डाउन होती है, वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। फिर एनर्जी जब ब्रेक डाउन होगी तो हमारे मसल्स बिल्डिंग होंगे, हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे, सेल्स ग्रोथ एंड इसमें आ जाता है। एंड बाद में जब फूड का पूरा चक्र हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो भी केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहे हैं ना खाने से रिलेटेड, उसको फिर वो मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। समझा? यहाँ तक आप थम्स अप दे सकते हो, यहाँ तक समझा तो ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर थायराइड हार्मोन्स? तो थायराइड हार्मोन्स जो है ना, ये एक्चुअली ये मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज का काम करते हैं। एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। जैसे मैंने बताया कि बटरफ्लाई आकार का थायराइड ग्लैंड नेक में जो होता है वहां पे। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। मतलब खाने का जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन होके फिर बाद में एनर्जी देना, फिर सेल्स की रिपेयर करना, रीग्रोथ करना, एंड देन फिर वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकालना। तो इतने सारे जो प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहे हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। तो फिर हमारी एनर्जी उस हिसाब से इस्तेमाल होती है। सो इसमें आगे हम और थोड़ा बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के थायराइड हार्मोन्स होते हैं। दो प्रकार के थायराइड हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, T4 एंड T3। आपने नाम तो सुना होगा, अगर जिसने थायराइड का चेक किया रहेगा ना, ब्लड टेस्ट, उसमें उन्होंने देखा रहेगा कि T3 T4 ये आते हैं, है ना। सो व्हाट इज दिस T4? जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायराइड हार्मोन है। जो हार्मोन का नाम T4 है, थायरोक्सिन इसको कहते हैं। ये चार इसमें आयोडीन के कंपाउंड होते हैं, आइटम्स होते हैं, इसके लिए हम इसको T4 कहते हैं बेसिकली। ये एटम ये कहाँ पे बनता है? थायराइड ग्लैंड में बनता है। और मोस्टली ये जो T4 है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और दूसरा जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, उसका नाम है T3, ट्राई आयोडोक्सिन, ट्राई आयोथायरोनिन। ये जो है ना, ये इसमें तीन आयोडीन एटम्स होते हैं, इसकी वजह से इसको ट्राई का नाम दिया है ना। ट्राई मतलब तीन। अभी ये जो है ना T3, ये सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म हम अगर हमारा है तो दो थायराइड थायराइड हार्मोन्स T4 एंड T3, लेकिन एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? वो T3 होता है।
हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो दोनों भी प्रोड्यूस करता है, T4 भी एंड T3 भी। सो T3 कैसे होता है कि T3 ज्यादा एक्टिव फॉर्म रहता है, एंड जो कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो हमारे शरीर के जितना भी प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है, उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट कौन करता है? T3 करता है। तो T4 क्या है? थायराइड बातें हैं, उसमें TSH भी होता है। हाँ, आगे मैं बढ़ती हूँ ना, TSH क्या है? थायराइड, वो थायराइड हार्मोन नहीं है, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो आगे बढ़ती हूँ, TSH की भी बारी आएगी। तो T4 क्या करता है? T4 जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो जैसे कि लीवर हो गया या किडनी हो गया, वहां पे जाके जो ऐसे हार्मोन, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं लीवर एंड किडनी, वो क्या करते हैं? T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, ताकि T3 क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, जो T4 के अंदर छुपा हुआ है। तो ये T4 के अंदर छुपा हुआ है, उसको T3 में कन्वर्ट करता है हमारे ग्लैंड, हमारे जो सॉरी जो ऑर्गन्स है, और फिर उस हिसाब से फिर वो T3 जो है एक्टिव हो जाते हैं। सो T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, T3 एक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन T4 जो है ना, उसको ब्रेक कौन करता है, कन्वर्ट कौन करता है T3 में? वो हमारे ऑर्गन्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीवर एंड किडनी। सो फिर वो T3 अच्छे से हमारे शरीर में यूज होता है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या है TSH क्या है। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना थायराइड का, तो उसमें T3 T4 लिखा रहता है, TSH भी लिखा रहता है। सो TSH क्या है? ये प्रकार का ना, ये हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वहां से रिलीज होता है थायरोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसको TSH कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारे कहाँ पे, नेक में। वैसे हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी करके एक ग्लैंड होता है, वहां से TSH रिलीज होता है। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? TSH जाता है थायराइड ग्लैंड को, बोलता है प्रोड्यूस करो T3 एंड T4। ओके, अगर TSH नहीं आया, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल नहीं मिला कि T3 एंड T4 रिलीज करो, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? वो नहीं रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर चाहिए होता है ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होता है। अभी समझा TSH क्या है? TSH इज नथिंग बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि जाता है, हाँ थैंक यू हिरल जी, वाह, जो कि जाता है, सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को। TSH कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होता है, सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को कि प्रोड्यूस करो T3 एंड T4, मतलब जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। ओके, सो ये फंडा क्लियर हो गया। थम्स अप दिखा सकते हैं। T3 TSH T4 क्या है? सबसे एक्टिव फॉर्म जो हमारे शरीर में यूज होता है वो T3 है, लेकिन T4 भी कन्वर्ट होके फिर यूज होता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक भाग हो गया, जो साइंस फील्ड से रहेंगे उनको ज्यादा समझा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप वापस से रिकॉर्डिंग एक बार देखना और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी सर्कुलेशन क्या होता है कि वंस टी TSH रिलीज हो गया किधर से? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ब्रेन में है, और वो आके थायराइड ग्लैंड को ये किया, सिग्नल दिया। थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? T3 एंड T4, जो कि थायराइड हार्मोन्स, एक्चुअली थायराइड हार्मोन्स है। फिर वो क्या होते हैं, जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड ने रिलीज कर दिया T3 T4, वो फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। और T3 तो ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसे कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो हमारे जो वेरियस टिश्यूज होते हैं, या फिर हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स है, जैसे लिवर एंड किडनी वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं? वो T3 को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी वो T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, ताकि T3 जो इनएक्टिव फॉर्म में है T4, वो T3 में कन्वर्ट होके क्या करें, हमें यूज हो। तो वो इस तरीके से इनका सर्कुलेशन होता है। नाउ सेलुलर एक्शन में क्या होता है कि कैसे ये एक्शन करते हैं? T3 क्या होता है, जैसे कि आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर और न्यूक्लियस से। ये थोड़ा सा साइंटिफिक भाग हो गया, हम थोड़ा और नॉर्मल उसमें चलते हैं। उसके बाद में फिर वो क्या होता है कि वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो
कौन हेल्प करता है? T3 हेल्प करता है। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज। देन जब T3 अपने एक्शन में आ गया, काम करता है, तो वो हार्ट रेट को मैनेज करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है, हमारे डाइजेशन के पावर को मैनेज करता है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को मैनेज करता है, हमारे खाने पीने की पाचन क्रिया वगैरह को मैनेज करता है, खाना पचने के बाद में फिर वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के लिए ये सारी हार्मोन्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। कौन सा? T3। T4 क्या है? इनएक्टिव भाग है। जब वो T3 में कन्वर्ट होता है तो वो हेल्प करता है, लेकिन T3 ऑलरेडी जो मौजूद है ब्लड में वो हेल्प करता है। बाद में T4 जब T3 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इनका सेलुलर एक्शन होता है, मतलब हमारे सेल्स में कैसे वो एक्शन करते हैं। ये कुछ ज्यादा बाउंसर हुआ क्या? समझा ये इतना? अगर समझा तो थम्स अप करिएगा। कि बहुत ज्यादा कठिन हुआ क्या? मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है ना? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ की रोल क्या है थायराइड हार्मोन्स के? थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? ओके, थैंक यू प्रियंका जी। तो थायराइड हार्मोन्स ना हमारे बीएमआर को बढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब ये बीएमआर क्या होता है पता है? ये बीएमआर ना मिनिमम एनर्जी जो हमारे शरीर को चाहिए होती है ना फंक्शन करने के लिए, जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं उस समय, जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, सपोज सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, उस समय हमारे शरीर को मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए ताकि हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर से हो, हमारा डाइजेशन प्रॉपर से हो, हमारा सेलुलर ग्रोथ अच्छे से हो। तो जब हम रेस्टिंग फेज में होते हैं और उस समय जब हमारी बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करती है, क्योंकि हम ब्रीदिंग लेते हैं इसमें एनर्जी जाती है ना। हम हमारे जो ऑर्गन्स धड़क रहा है, जो दिल 24 घंटे हमें बिना बताए, उसमें भी वो एनर्जी जाती है। तो हम जब हमारा शरीर रेस्टिंग फेज में होता है और उस समय हमारे शरीर को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, जिसको बीएमआर बोलते हैं। जिसका भी बीएमआर कम होता है ना उसको तकलीफ ज्यादा होती है। बीएमआर हमेशा हाई बढ़ाना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज वगैरह एंड फूड वगैरह बढ़ाते हैं बीएमआर। ओके, सो क्या है की रोल? पहला कि बीएमआर को बढ़ाता है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए रहता है हमारे शरीर को रेस्टिंग फेज में बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो भी फंक्शन चल रहे हैं हमारे इसमें शरीर में, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। तो पहला क्या है? इंक्रीजेस बीएमआर, बीएमआर को बढ़ाता है, मतलब इसका रेट बढ़ेगा तो कैलोरीज अच्छे से बर्न होगी। कैलोरीज अच्छे से बर्न होगी रेस्टिंग फेज में भी, अगर कैलोरीज बर्न हो रही है मतलब किसी का मोटापा नहीं बढ़ता है ना। कभी कभी क्या होता है, हमने खाना खाया लेकिन वो अच्छे से कैलोरीज जब बर्न नहीं हो पाती है तो वो हमारे शरीर में स्टोर हाउस के रूप में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं फैट बढ़ जाता है शरीर का। और उसी जब शरीर का फैट बढ़ता है मतलब वेट बढ़ना, फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट है। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं ताकि एनर्जी खत्म हो हमारे शरीर में, जो भी हमने खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। समझा यहाँ पे? देन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। हमारे ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन बहुत अच्छे से हेल्प करता है। देन किसी किसी बच्चे का थायराइड हार्मोन्स अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उनका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ऐसे हमने देखे ना कुछ बच्चे जिनके ब्रेन फंक्शन नहीं हो पाते हैं, तो डॉक्टर उनके थायराइड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, बाकी अदर भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं साथ साथ थायराइड के। देन और क्या करता है? ये हार्ट रेट को, मस्कुलर फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? थायराइड हार्मोन्स। देन ग्रोथ को, बोन ग्रोथ को, हमारे शरीर के ग्रोथ लेवल को हेल्प करता है। देन बोन हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो इतने सारे फंक्शंस हैं जो कि थायराइड के फंक्शन है। तो क्लियर हुआ, ये सारे काम करता है थायराइड हार्मोन्स, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ना हमारे शरीर में। तो आगे बढ़े, थम्स अप दिखा दीजिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ना रहेगा। थोड़ा सा एक्टिव रहिए तो मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बाउंसर तो नहीं जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। ओके, सो टाइप्स ऑफ थायराइड, बोलते हैं ना कि थायराइड हुआ है, लोग बोलते हैं मेरे को थायराइड है, मेरे को थायराइड है। तो थायराइड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, और फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सो एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स हैं थायराइड के।
सो कौन कौन से, अगर थायराइड हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव है तो अलग टाइप है, अगर कम एक्टिव है थायराइड हार्मोन्स तो अलग टाइप है, या फिर थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिंग आ गई है उसमें, या इन्फ्लेम हो गया है तो अलग टाइप्स है, या फिर मतलब थायराइड ग्लैंड बराबर थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन से वो रिलीज तो कर रहा है लेकिन उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं है, हाँ अच्छे से नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं है, तो भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप जो है थायराइड का, अगर थायराइड हार्मोन्स अंडर एक्टिव है, तो थायराइड ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव है तो क्या है, अगर कोई इंसान कम एक्टिव है तो ऑब्वियसली वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा मतलब वो ठीक से थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा ऐसे केस में, फिर ब्रेन ज्यादा से ज्यादा टीएसएच रिलीज करेगा। जब थायराइड जो ग्लैंड है ना अगर अंडर एक्टिव है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स ठीक से नहीं रिलीज कर रहा है, तो ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज्यादा टीएसएच रिलीज करेगा और ज्यादा सिग्नल देने की कोशिश करेगा थायराइड ग्लैंड को कि थायराइड जो हार्मोन्स है ना T3 T4 बनाओ बनाओ बनाओ, ज्यादा सिग्नल मिलेगा। इसके लिए जब हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं टीएसएच हाई होता है किसी का, है ना, टीएसएच हाई है मतलब ब्रेन बार बार ज्यादा सिग्नल दे रहा है किसको, थायराइड ग्लैंड को, कि थायराइड जो हार्मोन्स है मतलब T3 and T4 है बनाओ, ज्यादा रिलीज करो, बनाओ बनाओ, उसको सिग्नल ज्यादा मिलता है। जितना ज्यादा सिग्नल मिलेगा टीएसएच ज्यादा रिलीज होगा, वो ब्लड टेस्ट में भी टीएसएच ज्यादा बढ़ के आता है ना। टीएसएच ज्यादा बढ़ा हुआ तो फिर हमको समझ में आता है कि थायराइड जो हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स को है ना ठीक से रिलीज नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज दिस, द थायराइड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं करता है, इनफ इनफ नहीं करता है। जितना हमारे शरीर को जरूरत है ना उतना नहीं करता है, उससे कम करता है। हर एक इंसान को अलग अलग एनर्जी लेवल की जरूरत होती है, तो हर एक इंसान के लिए जितना इनफ होना चाहिए उतना इनफ से वो कम प्रोड्यूस करता है, मतलब अंडर एक्टिव रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हैशिमोटो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारी इम्यूनिटी जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद थायराइड ग्लैंड को है ना थायराइड हार्मोन्स रिलीज करने को मना करता है, वो खुद ही रोकता है। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो खुद की इम्यूनिटी थायराइड के खिलाफ काम करने लगती है। दूसरा, इम्यूनिटी एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है और वो प्रॉपर जितना इनफ थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड हार्मोन्स चाहिए T3 एंड T4 वो रिलीज नहीं कर रहा है। तो ये एक भी रीजन हो सकता है आयोडीन की डेफिशिएंसी। एक और रीजन भी हो सकता है कि अगर कोई सर्जरी वगैरह हुआ है या किसी प्रकार का रेडिएशन का ट्रीटमेंट चालू है, कोई और बीमारी से रिलेटेड हो सकता है रेडिएशन चालू हो, और उसकी वजह से भी क्या होता है कि फिर वो रेडिएशन के अफेक्ट में, या थायराइड की अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है या आसपास नेक के आसपास की कोई सर्जरी हुई है और उसकी वजह से अफेक्ट हुआ है, तो उस वजह से भी फिर थायराइड ग्लैंड ठीक से थायराइड हार्मोन्स जो है ना T3 और T4 वो रिलीज नहीं करता है। तो उसकी अब क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे एनर्जी लेवल पे काम करता है। तो अगर एनर्जी लेवल पे काम करने के लिए हार्मोन्स ही ठीक से अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, फिर फटीग फील होगा, है ना, थकान महसूस होगी। आयोडीन सॉल्ट लेना लेना है क्या, यस आयोडाइज सॉल्ट हम ले सकते हैं हाइपोथायरॉइड में। हाँ, सो देन वेट बढ़ता है इससे। क्यों वेट बढ़ता है हाइपोथायरॉइड में, क्योंकि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, जब हम रेस्टिंग फेज में रहते हैं और उस समय हमारे एनर्जी को यूज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए रहती है ना, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना वो कम हो जाता है कभी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। तो जब हमारा बीएमआर कम होगा मतलब एनर्जी कम यूज हो रही है, खाना तो हम लोग खा रहे हैं मतलब एनर्जी तो ज्यादा ले रहे हैं खाने के रूप में, लेकिन हमारा शरीर जो है वो रेस्टिंग फेज में भी ठीक से एनर्जी नहीं बर्न कर पा रहा है, तो इसकी वजह से फिर वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनको वेट बढ़ता है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म
की वजह से अगर वेट बढ़ा है तो हमें थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करना है, तो वेट लॉस में भी हेल्प हो जाएगा। देन क्या होता है, कोल्ड, कोई भी चीज कोल्ड खाते हैं तो काफी सेंसिटिविटी लगती है। देन डिप्रेशन भी एक प्रकार का भाग हो जाता है, बिकॉज माइंड से रिलेटेड है ना, माइंड के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। अगर ब्रेन फंक्शन को मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और अगर वही थायराइड जो ग्लैंड है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। हार्ट रेट में भी वो हेल्प मतलब ठीक से अच्छा काम नहीं करता है। स्किन भी उनकी ड्राई होने लगती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को दर्शाते हैं। ठीक से पाचन क्रिया भी नहीं हो पाती, क्योंकि पाचन क्रिया में भी हेल्प करता है। तो ये पहला टाइप है थायराइड का, कि जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। दूसरा टाइप जो है वो हाइपर थायरॉयडिज्म करते हैं। बोलते हैं ना, कोई बोलता है अरे ये तो बहुत हाइपर है, बहुत तो हाइपर है, मतलब ओवर एक्टिव। सो अगर थायराइड ग्लैंड जो है ना ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव मतलब वो जितना हमको T3 और T4 चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या किस में आ जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में आ जाता है। तो जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म में था, उसका अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। उसमें एक प्रकार का ग्रेव डिजीज कहते हैं, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड को हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वही बोलती है और प्रोड्यूस कर, और प्रोड्यूस कर। तो थायराइड हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और उस वजह से फिर ये हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स में नोड्यूल्स वगैरह, गांठें पाई जाती हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म में आ जाता है। कभी कभी आयोडीन ज्यादा ले लिया, बोलते हैं ना कि हमें सॉल्ट तो खाना है लेकिन ज्यादा नहीं खाना है ना, लिमिट में हमें खाना है। कोई कोई बहुत ज्यादा सॉल्ट खाते हैं, तो अवॉइड करना है, ज्यादा सॉल्ट हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, हमें लिमिट में सॉल्ट खाना चाहिए। देन कोई कोई ना बहुत ज्यादा मेडिसिन्स में चले जाते हैं, बहुत मेडिकेशन चालू है, और इस वजह से उनका थायराइड ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और फिर वो थायराइड हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे भी केस हो जाते हैं। तो जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे वेट गेन होता है, तो हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा हार्मोन्स आ गए हैं। तो वो क्या करेंगे, फिर वो वेट लॉस बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो बहुत इंसान थिन दिखने लगता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से उनका वेट लॉस हुआ है तो। देन हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर हार्ट रेट ज्यादा रैपिड हो जाती है, जल्दी जल्दी उनको भी टेंशन आता है, एंजाइटी का टेंशन होता है उनका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो ठीक से खाना वो भी नहीं पचने देता, और डायरिया के टेंशन ज्यादा होते हैं, और हीट बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से स्वेटिंग उनको और भी ज्यादा हो सकती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपर दोनों में अपोजिट है। हाइपो में कम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हाइपर में हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। तो हाइपो एंड हाइपर दोनों भी अच्छी कंडीशन नहीं है, इसके लिए हमें थायराइड हेल्थ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज ग्वाइटर का नाम किसी ने सुना है क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ग्वाइटर का नाम अगर आपने सुना है। उसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बड़ा हो जाता है। पता है किसी ने ग्वाइटर को देखा है? इतना गला का जो इतना बड़ा लम्स बन जाता है, मतलब जैसे कि आपने फोटो वगैरह देखा रहेगा या किसी पेशेंट को देखा रहेगा, तो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बहुत बड़ा स्वेल होने लगता है, बड़ा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? कभी कभी आयोडीन की कमी की वजह से वो थायराइड ग्लैंड स्वेल हो गया है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा बढ़ गया है, उसको कंट्रोल नहीं किया, या हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा बढ़ गया और उसको कंट्रोल नहीं किया, और उस वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ गया है करके। तो इसमें क्या होता है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है अननेसेसरली, जो थायराइड ग्लैंड को बढ़ा देती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि नेक से ही हमारा ब्रीदिंग होता है, खाना भी हमारा नेक से ही जाता है। तो क्योंकि नेक में ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो फिर हमें खाना गुटकने में, ब्रीदिंग लेने में भी तकलीफ होना शुरू होती है, जिनको ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है ग्वाइटर के। आगे बढ़ते हैं, 4 टाइप ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं थायराइड नोड्यूल्स हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, लम्स पड़ जाते हैं। तो ये भी क्यों होता है कि लम्स या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है थायराइड हार्मोन्स का, तो उसको बोलते हैं थायराइड नोड्यूल्स।
ये कभी थायराइड नोड्यूल्स कैंसरस होते हैं, कभी नॉन कैंसरस भी होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन, वो टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये कैंसरस सेल्स बड़े हैं या नॉन कैंसरस हैं। तो और इसमें सिम्टम्स कभी समझ में आते हैं, कभी सिम्टम्स नहीं भी समझ में आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की समझ में आने लगता है ना। सो ये जो नोड्यूल्स है, ये कभी एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, कभी नॉन एक्टिव फॉर्म में भी रहते हैं। लेकिन जब नोड्यूल्स अगर कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमें समझ में आता है, हमारे एनर्जी लेवल एंड ऑल, और बार बार थकान होना या स्वेटिंग होना या कुछ भी अन एबनॉर्मल चीजें, कुछ ऐसे नोड्यूल्स बाहर से दिखाई देते हैं क्या, ऐसे कभी विजिबल होते हैं, लाइक गोइटर के केस में बाहर से विजिबल होते हैं, कभी कभी वो छोटे छोटे हैं तो समटाइम्स वो विजिबल भी नहीं होते, बट डॉक्टर उसको पहचान पाते हैं। एज अ डाइटिशियन मैं भले उसको ना पहचान पाऊं, लेकिन वॉइस चेंज फील होता है, यस, वॉइस चेंज फील होता है नूडल्स की वजह से, या फिर थायराइड में भी वॉइस चेंज होता है। सो मोस्टली हाइपोथायराइड में वॉइस ज्यादा चेंज होता है, और बाकी भी किसी में हाइपो मतलब थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वॉइस चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल जो फीमेल वॉइस है ना, वो धीरे से जेंट्स वॉइस में उनकी कन्वर्ट होती है। आपने देखा ना, कोई कोई फीमेल होके भी उनकी जब वॉइस हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब लाइक ये तो जेंट्स से तो बात नहीं कर रहे हैं ना, कोई मेल से तो बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप ऑफ थायराइड प्रॉब्लम में क्या है कि थायरोडाइटिस। हाँ, इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन स्वेल हो जाता है, बढ़ जाता है, और कभी कभी वो ऑटो इम्यून की वजह से होता है, कभी कभी कोई क्रोनिक डिजीज की वजह से हो सकता है ना। अगर थायराइड कंट्रोल में हो तो वॉइस ठीक हो जाती है, यस। फिर जब हम उसको करते हैं तो वो उसके चांसेस काफी होते हैं ठीक होने के, लेकिन अगेन इसका राइट आंसर कौन दे पाएगा, डॉक्टर ही दे पाएगा, बिकॉज ये मोर क्लिनिकल रिलेटेड हो गया। सो जितने पेशेंट मैंने एज अ डाइटिशियन ट्रीट किए हैं, उनका थायराइड, उनको वॉइस में काफी मॉड्यूलेशन मिला है, लेकिन इसका राइट आंसर डॉक्टर ही दे सकते हैं। ओके, सो मैंने जो प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे मैंने आपके सामने वो शेयर किए। सो कभी कभी वायरल इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है ना, आफ्टर डिलीवरी ज्यादा टेंशन वगैरह आता है और उसकी वजह से किसी किसी को थायराइड डिटेक्ट हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को पहले ना थायराइड नहीं था, डिलीवरी के बाद थायराइड हुआ, या किसी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड होता है। हम्म। तो ये जो थायराइड है ना, अगर प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद हुआ है, ये मोस्टली टेम्पररी रहता है और फटाक से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छे से उसको अगर फॉलो कर लिया तो ये टेम्पररी हो सकता है, भले वो हाइपर हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मतलब कोई भी थायराइड हो, उसको हम ये कर सकते हैं। थायराइड होता कैसे है, इट इज जेनेटिक और कभी भी हो सकता है। हाँ, तो यही बताया है यहाँ पे कि कभी ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर कभी ऑटो इम्यून की वजह से खुद की इम्यूनिटी हमारे शरीर के खिलाफ काम करती है उसकी वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, और कभी कभी सच में आई मीन हाँ, एक तो जेनेटिक्स हो गया, देन कोई बीमारी हो गई और उसकी वजह से हो गया, कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड किसी को हो जाता है, कभी कभी डिलीवरी डिलीवरी के बाद हो जाता है। तो अगर मेंटली कोई स्ट्रांग नहीं है उनको भी थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। ज्यादा डिप्रेशन रहेंगे तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा डिप्रेशन रहेंगे तो जो ब्रेन जो है वो ठीक से सिग्नल नहीं देगा, है ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या रिवर्स हो सकता है थायराइड, एब्सोल्युटली रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सो आई हैव हैंडल थायराइड क्लाइंट ज्यादा। तो कभी कभी केसेस में क्या होता है, थायराइड रिवर्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं, अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, ऑटो इम्यून की वजह से रिलेट नहीं है, तो वो हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, मतलब खुद की इम्यूनिटी अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो रिवर्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं।
जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी थायराइड की मेडिसिन चालू है वो, क्योंकि सिम्टम्स कंट्रोल किया तो मेडिसिन भी हम उसका कम कर सकते हैं। क्या वो किड्स में हो सकता है? अगर मदर को थायराइड है तो ये आपका डॉक्टर अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे थायराइड के केसेस में बच्ची बच्चे मतलब माँ को है थायराइड, लेकिन बच्चे को नहीं होता है। तो बाद में अगर बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं फॉलो हुई तो एज अ जेनेटिकली बच्चे को आने के चांसेस होते हैं। तो आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को अगर थायराइड है तो बच्चे को थायराइड ना हो, इस वजह से पूरा ध्यान रखा जाता है। तो वो डॉक्टर उसी मेडिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, सो ये मोर अबाउट मेडिकल नॉलेज के रूप में हो गया। आई एम हियर एज अ डाइटिशियन, सो मैं एज अ डाइट पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा डिस्कस करूंगी। ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इतना कि अगर टेम्पररी हुआ है तो वो टेम्पररी जल्दी से ठीक भी हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हुआ है, टेम्पररी आया है, फिर वो ठीक होने में चांसेस हो जाते हैं अगर प्रॉपर डाइट वगैरह के ऊपर ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया। और डिलीवरी के बाद अगर थायराइड हुआ है आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो वो भी ठीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो भी टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं। और आगे थायराइड के अभी हमने 5 प्रकार देखे ना। आप देखते हैं मेरे 7 साल मेरी 7 साल से 25 mg तक की टैबलेट चालू है। अंजलि जी, ओ माय गॉड, जब आप 7 साल के थे तब से आपका चालू है। ओके, तो आप इन योर केस इट इज बचपन से? नो, किसका है 7 साल का? ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझे अच्छे से बताइएगा। अभी शायद में पढ़ के मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ है करके, तो पहले हम सेशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना अंजलि जी? ठीक है। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी ऐसे फूड ग्रुप या ऐसे फूड जो कि थायराइड हार्मोन्स को हेल्प करते हैं। लाइक 2 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 5 कंडीशन डिस्कस की ना थायराइड की, उसमें से अभी हम 2 कंडीशन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है। और जैसे हम लोग बोलते हैं, अच्छा आप 7 साल से ले रहे हो? ओके ओके, ये कहना था 7 साल की उम्र से नहीं, अभी 7 साल से ले रहे हो। हाँ, तो वो डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सा वाला थायराइड है, उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे थायराइड के केसेस मैंने रिवर्स करके दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो किए और इस वजह से उनको रिजल्ट मिला, एंड नाउ दे आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम थायराइड मेडिसिन, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट की है। आई हैव हर्ड कि एक बार थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो जाए तो वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक बार थायराइड की मेडिसिन अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर वो ऑटो इम्यून की वजह से नहीं है। इम्यूनिटी की वजह से अगर है, इम्यूनिटी बार बार हैम्पर कर रही है, थायराइड को काम करने नहीं दे रही है, या इम्यूनिटी हमारी थायराइड को ज्यादा काम करवा रही है। एक दो केसेस होते हैं। एक तो हमारी इम्यूनिटी थायराइड से कम काम करवा रही है तो थायराइड हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं हो रहे। दूसरी बात, हमारी इम्यूनिटी थायराइड हार्मोन्स को इतना ज्यादा काम करवा रही है कि ज्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। उस वजह से फिर वेट लॉस ज्यादा होता है हाइपर थायरोडिज्म में, लेकिन हाइपो में कम काम हो रहा है तो वेट गेन होता है। तो अभी हम लोग 2 ही थायराइड का केस डिस्कस करेंगे, हाइपो एंड हाइपर वाला, और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि पहले हम हाइपो वाला देख लेते हैं। हाइपो मतलब ऐसा थायराइड जिसमें वजन बढ़ता है ना? देखा रहेगा, मोस्टली हमने सुना रहेगा कि किसी किसी का थायराइड है, वो बोलते हैं मेरे को थायराइड की गोली चालू है और मेरा थायराइड है, इस वजह से मेरा वजन बढ़ा है करके। in fact Hit we also have the hypothyroidism. So वो पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि ये इम्यूनिटी की वजह से तो नहीं बढ़ा है ना। अगर सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से नहीं बढ़ा है, ओनली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं प्रॉपर, और फिर भी थायराइड हार्मोन्स नहीं रिलीज कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड, तो फिर हम उसके ऊपर डाइट और न्यूट्रिशन के जरिए काम कर सकते हैं। कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है, तो उसको आफ्टर डिलीवरी हम डाइट और एक्सरसाइज से आराम से रिवर्स कर सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद आता है, मतलब पहले से नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम आया या फिर प्रेगनेंसी के बाद आया, तो उसको भी हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी रहता है और फिर उसके भी मेडिकेशन बहुत जल्दी से, मतलब स्टार्टिंग में मेडिकेशन लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे वो कंट्रोल होता है और उसके मेडिसिन भी हम स्टॉप हो जाते हैं। तो चांसेस जो है थायराइड मेडिसिन के स्टॉप होने के वो बहुत ज्यादा है।
ओके, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में देखते हैं। सिम्टम्स क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें वजन ज्यादा बढ़ता है, थकान ज्यादा होती है, स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है। जैसे हेतवी को 2 साल से है, ओके, तो आपको प्रेगनेंसी के पहले से है, तो जब हम मेडिकल रिपोर्ट वगैरह चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किस वजह से। अगर इम्यूनिटी की वजह से नहीं है तो फिर इसको क्योर करना, हाँ, बोथ द टाइप कैन बी क्योर with proper medication and proper diet planning and proper exercise। तो ये तीनों भी केसेस में हम उसको रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन अगेन इम्यूनिटी का नहीं है। इम्यूनिटी वाला अगर थायराइड थायराइड है तो उसमें हम मेडिसिन कम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ओके, वो पूरी तरह से रिवर्स तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ उसके सिम्टम्स जो है ना, जैसे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अभी ये देखो सिम्टम्स आपके इसमें स्क्रीन में है, और अगर ये इम्यूनिटी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भले मेडिसिन आपकी बंद नहीं होगी, लेकिन मेडिसिन के डोजेस कम हो सकते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज से प्रॉपरली। देन फटिक के जो सिम्टम्स है वो चला जाएगा, वेट गेन का इशू है वो जो वेट हम मेंटेन कर सकते हैं। देन ड्राई स्किन है तो खाना अच्छे से खाएंगे तो स्किन की जो ड्राई स्किन है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। हेयर थिनिंग को, अगर हेयर को अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा तो हेयर थिनिंग को मेंटेन कर पाएंगे, डिप्रेशन को मेंटेन कर पाएंगे विथ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देन कोल्ड, सॉरी ये ओल्ड लिखा है यहाँ पे, कोल्ड की सेंसिटिविटी होती है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। या फिर अगर कोल्ड की सेंसिटिविटी मेंटेन नहीं भी कर पाए तो हम कोल्ड चीजों को अवॉइड तो कर सकते हैं, ताकि वो चीजें हमें हमारे थायराइड हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करे। देन कॉन्स्टिपेशन का अगर इश्यू है थायराइड की वजह से, तो हम अच्छा डाइट से कॉन्स्टिपेशन मैनेज करेंगे तो ये सिम्टम्स मैनेज हो जाएगा। ब्रेन फॉग हो जाता, ब्रेन ब्रेन काम नहीं करता बोलते हैं, क्यों नहीं काम करता है, सेम चीज ना, एनर्जी लेवल डाउन होगी तो ब्रेन कहाँ से काम कर लेगा। तो फिर जब एनर्जी लेवल के ऊपर काम होगा एंड मेडिसिन के साथ साथ में डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली फिर ब्रेन ब्रेन फंक्शन भी अच्छा करने लगेगा। एंड किसी किसी का थायराइड की वजह से फेस भी फफी होता है, बट सबका नहीं होता, किसी किसी का होता है। तो ये जो सिम्टम्स है हाइपोथायराइड के, ये सिम्टम्स हम कम कर पाएंगे अगर ऑटोइम्यून की वजह से है। लेकिन अगर ऑटोइम्यून की वजह से थायराइड नहीं है, किसी और चीज की वजह से थायराइड है, तो ये सारे सिम्टम्स तो कंट्रोल हो ही जाएंगे, मेडिसिन भी बंद हो जाएगी। ये धीरे धीरे प्रोसेस है ये। तो नियर अबाउट जो केसेस मैंने अभी तक हैंडल किए हैं, जैसे किसी का 10 साल का थायराइड था लेकिन ऑटोइम्यून वाला नहीं था, तो वो रिवर्स होने में उनको 2 साल लगा। किसी किसी का अभी 10 साल का था तो 2 साल लग ही सकते हैं ना, बट ऑब्वियस। तो अगर 10 साल का थायराइड है और वो सोचे कि मेरे को 2 महीने में या 1 महीने में रिजल्ट मिले, तो इट इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। सो जैसे कि अभी अंजलि जी को 7 ईयर्स से है, तो उनको कुछ महीने तो आराम से लग ही जाएंगे थायराइड को रिवर्स करना, अगर ऑटोइम्यून का नहीं है। लेकिन अगर ऑटोइम्यून का है तो सिम्टम्स हम रिड्यूस कर पाएंगे और मेडिसिन को भी रिड्यूस कर पाएंगे। हाँ, तो ये है कि हम उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी किसी केसेस में सच में रिवर्स हो जाता है, डिपेंड ऑन अगर इम्यूनिटी का नहीं है। तो ये सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्टली हाइपो को मतलब फीमेल में 30 से 50 साल के बीच में होता है, कभी कभी आजकल तो 30 साल से कम उम्र में भी होने लगा है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये पहले की रिपोर्ट है जब 30 साल से 50 के बीच में होता था फीमेल में। आजकल अर्ली एज में भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने लगा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कभी कभी स्टडी का टेंशन स्टूडेंट इतना ले लेते हैं कि उसकी वजह से उनको थायराइड होने लगता है। तो टेंशन से भी हमें थायराइड होने की चांसेस होते हैं। इसके लिए आप अभी से याद रखिए, आपके जितने भी छोटे बच्चे हों उनको बहुत अच्छे से, आई गॉट इन द एज ऑफ 26 8वीं, हाँ, तो जल्दी आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चों को स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के ऊपर ध्यान देना, ताकि अगर स्ट्रेस की वजह से थायराइड होने वाला तो वो उनको नहीं होगा, बिकॉज दे नो हाउ टू मेंटेन देयर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ना फूड कनेक्शन क्या होता है, अगर
हाइपोथायरोडिज्म है तो ग्लूटेन रिच जो फूड है जैसे वीट वगैरह हो गया, उससे उनको और ज्यादा ट्रिगर होता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी कभी डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं ना कि डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो करके, क्योंकि अगेन फिर डेयरी प्रोडक्ट में सिर्फ अपना मोस्टली कर्ड अलाउ रखते हैं क्योंकि फर्मेंटेड है। बाकी मिल्क, पनीर, चीज, ये पूरा डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा देते हैं डॉक्टर। कभी कभी कर्ड भी बंद करवा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन की अगर ज्यादा हाई, ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ है, ज्यादा टीएसएच बढ़ा हुआ है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर वो इसको भी कम करवा देते हैं। तो ना सोया प्रोडक्ट कम करवा देते हैं क्योंकि वो अगेन ट्रिगर करता है हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड को, और वो ट्रिगर करेगा तो फिर थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, और कम प्रोड्यूस करेगा थायराइड हार्मोन्स। तो इस वजह से सोया प्रोडक्ट्स को बंद करवाते हैं। इसके अलावा फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो भी जंक फूड होते हैं, मैदे से बने हुए चीजें होते हैं, उनको भी ये ध्यान देते हैं। मुझे ना जैसे कि जो कुछ प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ग्लूटेन डेयरी प्रोडक्ट बंद करवाते हैं, सोया प्रोडक्ट बंद करवाते हैं, प्रोसेस फूड जो मैदे वगैरह से रिलेटेड है, मतलब ये समझ लो कि जितने भी जंक फूड है वो भी बंद करवाते हैं ताकि वो ट्रिगर ना करे किसको, थायराइड थायराइड ग्लैंड को तकलीफ ना दे। एंड देन न्यूट्रिएंट रिच फूड, अच्छा पौष्टिक आहार खाने को बोलते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खाने को बोलते हैं, डाइट बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और साथ साथ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मतलब डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारा चीज अगर हम ध्यान देते हैं तो हाइपोथायराइड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नाउ हाउ टू रिवर्स थायराइड विद डाइट, डाइट से हम थायराइड को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कौन सा रिवर्स होगा, जो ऑटोइम्यून वाला नहीं है वो रिवर्स होगा, ओके, और मोस्टली जो टेम्पररी वाला है वो वाला रिवर्स होगा। लेकिन बाकी ऑटोइम्यून और जो हायर लेवल का थायराइड है वो क्या होगा, उसके मेडिसिन के डोजेस कम हो जाएंगे, और जो सिम्टम्स है ना वो मैनेज हो जाएंगे, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में हम आ सकते हैं। तो क्या होता है, रिवर्सिंग थायराइड इशू थ्रू फूड डिपेंड्स ऑन ऑलवेज टाइप्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, की कौन सा वाला है, अंडर एक्टिव वाला है या ओवर एक्टिव वाला थायराइड है, तो उस हिसाब से फिर उनका फूड ग्रुप होता है। डाइट हमेशा राइट डाइट लेना है, और जो कि थायराइड फंक्शन को हेल्प करे, मतलब हेल्दी खाना खाना है। देन सिम्टम्स को डाइट से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जंक फूड वगैरह अवॉइड करेंगे ना, है ना, तो इसमें वो हेल्प होता है। साथ ही साथ जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन, अगर हम डाइट ले रहे हैं थायराइड का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन बंद करना है। हर 1 या 2 महीने के बाद में, अगर हम प्रॉपर डाइट कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद में थायराइड चेक करना है, ताकि मेडिसिन रिड्यूस होने के चांसेस है तो डॉक्टर मेडिसिन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर हम डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो 3 महीने में हमें थायराइड चेक करते रहना है। ओके, लेकिन अगर हमने डाइट वगैरह फॉलो किया है तो है हर महीने चेक करना है, ताकि मेडिसिन डॉक्टर क्या कर सके, ब्लड टेस्ट के बाद में रिड्यूस कर सके। तो जब भी थायराइड हमें रिवर्स करना है, तो लास्ट डोज कौन सा होना है, क्या लास्ट डोज कौन सा होता है मेडिसिन का, द मेडिसिन का लास्ट डोज ये तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं ना। हाँ, डोजेस डॉक्टर डिसाइड करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ डॉक्टर फील्ड। मैं यहाँ पे एज अ डाइटिशियन आपसे बात कर रही हूँ। सो नाउ, यस, सो जैसे कि वो mg कम करते हैं, 125 किसी का है तो फिर वो धीरे धीरे 100 में आता है, फिर 75 में आता है, फिर 50 में आता है, 25 में आता है ना, ऐसे धीरे धीरे वो mg कम करते हैं। तो अगर डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो थायराइड कब चेक करना है, 1 महीने बाद चेक करना है, ताकि वो रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर मेडिसिन के डोजेस कर सके, रिड्यूस कर सकें। अगर कोई डाइट वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप 3 3 महीने में चेक करिए, ताकि डॉक्टर डिसाइड कर सके कि मेडिसिन बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है। तो मोस्टली देखा गया है कि अगर हम लाइफस्टाइल ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके जो है ना, जब भी वो थायराइड चेक करने जाते हैं तो मोस्टली डॉक्टर उनके डोजेस बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए डोजेस बढ़े नहीं, और वो रिड्यूस हो सके और पूरी तरह से रिवर्स हो सके, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। एंड उस वजह से डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाइपो थायरोडिज्म जो है, जो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है ना, उस वो क्या करता है, वो सपोर्ट, मतलब उसमें हमें क्या एग्जैक्टली हमारा गोल क्या होना चाहिए। अगर हमने हाइपोथायरोडिज्म की मतलब डाइट अगर वगैरह फॉलो करनी है, तो पहले हमें गोल हमारा ये होना चाहिए कि जो
हाइपो जो हमारा थायराइड हार्मोन्स है ना, वो उसको थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए ताकि थायराइड हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस हो। मतलब टीएसएच जो काम कर रहा है, लेकिन टीएसएच ठीक सिग्नल देने के बावजूद थायराइड काम नहीं कर रहा है, तो हमें फिर खाने से थायराइड में हेल्प करना है और एक्सरसाइज से हेल्प करना है। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉलो करना है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होगा, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा, तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट बढ़ा है वो वेट क्या होगा, कम होगा। तो इस हिसाब से इसमें काम कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हेल्प करते हैं थायराइड हाइपोथायरॉयड में? तो पहला तो ये आयोडीन। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो हम आयोडीन रिच फूड खाना है। एक तो हमारा टेबल सॉल्ट है, लेकिन इतना भी ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट खा सकते हैं एक नॉर्मल क्वांटिटी में। कभी कभी नॉर्मल हम सॉल्ट खाते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो फिर हमें फिर डेयरी प्रोडक्ट से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स में दही वगैरह आ गया, क्योंकि उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, थायराइड को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें से पनीर और जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, जैसे पनीर, मिल्क हो गया, चीज हो गया, उसको अवॉइड करने को बोलते हैं। सिर्फ छाछ बोलते हैं कि आप छाछ ले सकते हो या फिर दही ले सकते हो। तो दही या छाछ से अलाउ करते हैं, बाकी मिल्क प्रोडक्ट बंद करवा देते हैं। एग्स जो है वो भी थायराइड हेल्थ में काम करता है। चिकन भी एंड सी फूड भी काम करता है। लेकिन अगर एग, चिकन, सी फूड जो भी हम बना रहे हैं, जैसे फिश कड़ी बना रहे हैं या अपना शेल फिश कुछ ऐसे बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा तेल मसाला अगर यूज किया और हम ये सोचेंगे कि इससे हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म हेल्थ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो जब भी एग करी के रूप में बना रहे हैं, ज्यादा तेल मसाला डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो हेल्प नहीं करने वाला है। तो हमें जो भी तेल और मसाला है उसका इस्तेमाल कम करना है, ताकि वो थायराइड हेल्थ, हमें खाने से टेस्ट भी मिल जाए और थायराइड हेल्थ भी हम मैनेज कर सकें। नाउ टू मच, कोई भी चीज टू मच लेने से अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो टू मच कैन वर्जन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब थायराइड किंग्स। तो इसीलिए कभी भी आयोडाइज सॉल्ट टू मच भी नहीं लेना, मतलब कोई भी सॉल्ट हो, टू मच नहीं लेना है आपको, कम ही सॉल्ट लेना है। हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सॉल्ट हमेशा कम ही लेना है। किसी का बीपी लो होता है तो वो ढेर सारा सॉल्ट खाते हैं कि बीपी मैनेज हो जाएगा, तो बट ऐसा नहीं है। आपको सॉल्ट हमेशा नॉर्मल इनटेक करना है। बाकी सारी चीजों में भी आयोडीन पाया जाता है, तो उससे भी हमें मैनेज कर सकते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आयोडीन के रिच फूड लेके एंड देन एक मॉडरेशन में लेके, तेल और मसाला कम करके, एक लाइफस्टाइल फॉलो करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके और एक्सरसाइज करके हम इसको अच्छे से मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो रिवर्स करने के जो कंडीशन अप्लाई होते हैं, अगर आप वो कंडीशन में फुलफिल हो रहे हैं, तो आपका वो 100% रिवर्स हो जाएगा। कितने महीने में रिवर्स होगा, सबके महीने अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने देखा कि एक जन का 10 साल से था, उनको 2 साल लगे रिवर्स होने में, लेकिन उनका पूरा रिवर्स हो गया था। मतलब उनकी टैबलेट वगैरह सारी पूरी बंद हो गई थी, सारे जो सिम्टम्स थायराइड के थे वो भी बंद हो गए थे, और फिर वो उनका वेट जो थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल आ गया था। और फिर वो अपनी एक लाइफस्टाइल अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जीने शुरू की, और फिर उसी में उन्होंने मेंटेन किया। किसी किसी का तो 1-2 साल से ही थायराइड रहता है, तो उनको और कुछ महीने में भी 6-7 महीने में भी ठीक हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन जितना ज्यादा लंबा थायराइड है, और अगर वो रिवर्स हो सकता है कंडीशन में, तो वो जरूर रिवर्स होता है। और अगर रिवर्स नहीं हो रहा है तो क्या होगा, मेडिसिन के डोजेस कम हो जाएंगे, और जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे होंगे कि जैसे थायराइड है ही नहीं। मतलब उनको ऐसा फील होगा कि वो नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि अगर थायराइड की मेडिसिन कम हुई है तो भी बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट है। ना आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो फूड ग्रुप है सिलेनियम है। सिलेनियम जो है क्या करता है ना, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। तो हमारा शरीर में कौन सा वाला एक्टिव है, थायराइड हॉर्मोन्स 3T3 एक्टिव है ना। तो जो सिलेनियम रिच जो फूड है ना, वो जब हम खाते हैं तो हमारा जो इनएक्टिव थायराइड है ना, T4,
उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है थ्री थ्री में, कन्वर्ट करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे एक ब्राजील नट हो गया, देन सनफ्लावर सीड हो गया, मशरूम हो गया, टूना फिश हो गया, एग्स हो गया, शेलफिश हो गए, रेड मीट। लेकिन रेड मीट जब भी तेल ज्यादा मसाला डाल के बनाएंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा, तो तेल मसाला कम से कम यूज करके, ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स, चिकन, लीवर, गार्लिक, ये सारी चीजें क्या करते हैं, इसमें सिलेनियम होता है। सिलेनियम होने की वजह से वो हमारे शरीर को हेल्प करता है कि T4 जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको T3 मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करे। ओके। सो आप भी जिस जिसके पास थायराइड की रिपोर्ट है, वो लोग सभी लोग अपना चेक करना, T3 क्या है, T4 कितना है और TSH कितना है। तो अभी आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आने की कोशिश होगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो हेल्प करता है थायराइड को मैनेज करने के लिए, हाइपोथायराइड को? जिंक रिच फूड, जैसे कि पंपकिन सीड में जिंक अच्छा पाया जाता है, दाल जो रहते हैं उसमें जिंक अच्छे पाए जाते हैं, चिक पीस मतलब चना जो हो गया, काबुली चना, कैशू नट्स हो गया, सनफ्लावर सीड ऑल्सो यूजफुल फॉर दिस, यस यस। तो इसमें भी जिंक पाए जाते हैं और इस वजह से वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज थायरोसिन, मतलब ये प्रकार का एक अमाइनो एसिड है। जैसे चिकन में पाया जाता है, फिश डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हम कौन सा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवाते हैं, कौन सा डेयरी प्रोडक्ट बंद करवाते हैं? सब लोग सो गए क्या, एक बार रिप्लाई करिए। मांस हो गए, एग्स हो गए, इसमें भी ये अमीनो एसिड पाया जाता है थायरोसिन, जो कि हेल्प करता है थायराइड हार्मोन्स को। देन अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो की कमी है या नहीं ले रहे हैं, तो फिर फ्लैक्सीड लेना चाहिए, चिया सीड लेना चाहिए, वॉलनट एंड फैटी एसिड, फैटी फूड। फैटी फूड जो फिश ईटर है उनके लिए हो गया, जो वेज ईटर है उनके लिए नॉन वेज, वेज चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, वॉलनट्स हो गए, वो उनके वेज वेज लोगों के लिए हो गया। देन नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट फूड रिच। तो एंटीऑक्सीडेंट जिस जिन चीजों में है वो ले सकते हैं, जैसे बेरीज में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, देन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, टर्मरिक में होते हैं, है ना, एंड देन ग्रीन टी में होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट, इसके अलावा भी काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट है वो हम ले सकते हैं। सो फूड कौन सी चीजें अवॉइड करनी है किसमें, जिसमें वजन बढ़ता है वो वाले थायराइड में, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में? तो ग्लूटेन चीजें पहली बार बंद करवा देते हैं। ग्लूटेन मतलब वीट, आटे, आटे गेहूं से रिलेटेड चीजें बंद करवा देते हैं, गेहूं और मैदा। क्योंकि मैदा कहाँ से आता है, वीट से आता है ना, तो गेहूं मैदा वो पूरा बंद करवाते हैं। देन सोयाबीन भी बंद करवाते हैं, क्योंकि सोयाबीन ट्रिगर कर सकता है। कुछ रॉ वेजिटेबल होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, इनको रॉ लेना बंद करवाते हैं, बट उनको कुक्ड फॉर्म में बोल देते हैं। कि कोई कोई ना रॉ कैबेज का सैलेड भी लेते हैं, रॉ कैबेज ऐसे ब्रोकली का सैलेड वगैरह लेते हैं, तो हम उनको बोलते, ये एक प्रकार के गोइटोजेंस के काम करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि आप इसको रॉ मत लीजिए, पका के आप इसको हफ्ते में एक बार ले सकते हो या 2 बार ले सकते हो, बट डेली बेसिस पे आपको इसको रॉ फॉर्म में बिल्कुल नहीं लेना है। तो उसको पका के लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं देते हैं। देन हाईली प्रोसेस्ड फूड या शुगर फूड है, उन सबको भी बंद करवाते हैं, ताकि अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर अगेन क्या होगा, फिर कैसे होगा, थायराइड रिवर्स होगा, है ना। तो ये सारी चीजें। देन अगर ज्यादा चाय पी रहे हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे उसको भी हमें बंद करना पड़ता है, ताकि थायराइड ग्लैंड का अच्छे से काम कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो लिमिट करना पड़ता है और अवॉइड करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अभी हमने क्या देखा, हाइपो वाला देखा, अब क्विकली हम हाइपर वाला देख लेते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, बेसिकली जिस उसमें ज्यादा एक्टिव होता है कौन, थायराइड ग्लैंड, तो T3 and T4 ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और थायराइड को ज्यादा पे लगा देता है, जिसकी वजह से थायराइड को हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं ना। हमारा बच्चा हाइपर है, हाइपर है, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे को लोग क्या बोलते हैं, हाइपर बच्चा है। तो वैसे ही ये हाइपर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा रिलीज हो रहा है ना,
तो इस वजह से इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हाइपरथायरोइडिज्म है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि वेट ज्यादा लॉस हो रहा है, अनवांटेड वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, आंखों में बल्जीनेस दिखाई देने लगता है, बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं, स्लीप ठीक से नहीं आती है नॉल। ये ट्रीमोर्स जो है वो मोस्टली डॉक्टर रिलेटेड है, तो आई डोंट नो अबाउट मच, तो इसके ऊपर हम हाथ नहीं लगाएंगे। ना मोर कॉमन चीजें, किसी को अगर फीमेल में होता है तो वो मोस्टली 40+ होने के चांसेस, अंडर 40 मतलब 40 साल के पहले ही किसी को होना है तो ये हाइपर थायरोइडिज्म हो सकता है, लेकिन जब हम इसको चेक करेंगे तो ही हमको ये पता चलेगा, अदरवाइज बिना उसके ज्यादा पता नहीं चलता। सिम्टम्स, अगर हम ये सिम्टम्स है ना जो भी, वो जब हम डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि हाइपर थायरोइडिज्म है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। नाउ फूड कनेक्शन क्या है, जो आयोडीन रिच फूड है वो कम लेना पड़ता है, इसमें ज्यादा काम रहना पड़ता है, मतलब मेडिटेशन करना पड़ेगा, अगेन डाइट अगर हेल्प अच्छा करेगा, एंड देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा इसमें हेल्प करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वेट लॉस का इसमें प्रॉब्लम रहता है ना, तो ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज इसमें नहीं कर सकते, तो इजी एक्सरसाइज मतलब योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह, तो इजी एक्सरसाइज इसमें ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें वेट लॉस करने की जरूरत नहीं होती है, माइंड मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो नेक्स्ट क्या गोल होना चाहिए इसमें, कि हमें मेटाबॉलिज्म को काम डाउन करना है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है, इन्फ्लेमेशन को बैलेंस करना है, उसी हिसाब से फूड ग्रुप चॉइस करने होते हैं। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के फूड ग्रुप है इसमें अपोजिट आ जाएंगे, जो हमने हाइपो में देखा इसमें हाइपर में कम आ जाएंगे। तो हाइपो में हमने जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल हो गए तो उनको कम किया, बंद किया था, कम किया था, इसमें वो उसको खा सकते हैं। आई मीन कौन सा, जैसे कि वो कॉलीफ्लावर हो गया, देन अपना ये कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, तो वो हाइपो में बंद किया था, हाइपर में उसको खा लेंगे। टोटली ब्रोकली वगैरह हो गया, केल हो गया, टोटली जो हाइपो में है उसका अपोजिट यहाँ पे होगा, क्योंकि अपोजिट केस है ना। बाकी बेरीज एंड एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, इसके लिए ये दोनों भी केस में जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है वो दोनों केस में चलते हैं, हाइपर हो या हाइपो हो। देन और क्या है, होल ग्रेन्स दोनों भी केस में चलेंगे, लेग्यूम्स भी दोनों केस में चलेंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड लेते हैं, जैसे अभी वहां पे मिल्क प्रोडक्ट बंद किया था, कहाँ पे, अपना इसमें हाइपो में, तो यहाँ पे हम मिल्क प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस आयोडीन अवॉइड करना है, तो आयोडाइज सॉल्ट तो लेना है, लेकिन भले हाइपो हो या हाइपर हो, हमें आयोडीन का जो क्वांटिटी है हमें सॉल्ट के रूप में वो हमेशा कम ही लेना है। तो थायराइड आपको कौन सा वाला भी हो, लेकिन सॉल्ट हमें लिमिट में ही लेना है, एक्सेस सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ना कैफीन अगर की वजह से ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो कैफीन दोनों भी केसेस में, हाइपो या हाइपर हो, दोनों भी केसेस में कैफीन हमें कम ही करना है, ताकि वो उससे ज्यादा एंजाइटी और पाल्पिटेशन ना हो। तो टी कॉफी अगर ज्यादा ले रहे हैं तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है, या अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर सकते हैं। तो इन जनरल थायराइड को कैसे हम डाइटरी टिप्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, पहला, बैलेंस खाना खाना है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर का बैलेंस होना जरूरी है ना। एंड देन 4 to 6 आवर्स के बीच मील का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 6 घंटे से ज्यादा का गैप हो जाता है, देन बीच में कुछ भी नहीं लेते, तो इसके लिए बीच में सपोर्टिव फूड लेना है, जो कि स्नैक्स बोलते हैं, ओके। बाद में लंच और डिनर के बीच में 6 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो रहा है तो बीच में हमें क्या करना है, उस गैप को फुलफिल करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। वेजिटेबल तो हम ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में फूड में डाल लेते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स है उससे हम बीच में कवर कर सकते हैं। देन हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, अगेन पानी, हमारा शरीर 70% मोर पानी है, तो पानी को ध्यान रखना है। देन अवॉइड करना है जो ब्लॉकर्स है, न्यूट्रिशन ब्लॉकर है, जैसे कि टी कॉफी हो गए, वो न्यूट्रिशन को
ब्लॉक करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो उनको हमें कम करना है। या फिर अगर बंद कर सकते हैं टी कॉफी तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर कम बंद नहीं कर सकते, बिना टी कॉफी के बिना रह ही नहीं सकते, तो उसकी एटलीस्ट क्वांटिटी कम करना है। और खाने के साथ में टी कॉफी नहीं लेना है। से अबाउट ब्रेकफास्ट के साथ में कोई चाय पी रहे हैं और अगर थायराइड का है, तो उनको हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप चाय जो है ब्रेकफास्ट के साथ में नहीं लेना है। आप 2 घंटे बाद ले लीजिए चाय, लेकिन खाने के साथ में नहीं लेना, ताकि खाने से जो न्यूट्रिशन है वो ब्लॉक ना हो। ओके। देन एक्सरसाइज डेली अच्छे से एक्सरसाइज करना, डिपेंडिंग ऑन हाइपर है या हाइपो है, वो दोनों के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस हिसाब से ये हेल्प होता है। तो इसी के साथ मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए दिया। दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्ञानदान सेशन फ्रॉम मी। तो मैंने अपने नॉलेज का सीड आपके लाइफ में बोने के लिए प्रयत्न किया। तो थैंक यू सो मच इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए। अभी मैं माइक ऑन करती हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने मिस किया, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग चेक करिए। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं थे, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर किसी को थायराइड रिवर्सिबल प्रोग्राम में जाना है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम करिए कि कैसे मैं थायराइड मेरा रिवर्स कर सकती हूँ। और अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड है, तो आप सिर्फ नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हो थायराइड से रिलेटेड। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गया है, डिलीवरी भी हो गया है, और फिर आप अपना थायराइड को रिवर्स करना चाहते हो, तो फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो कि कैसे आप रिवर्स कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जो भी फीस वगैरह रहेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। एंड जो जिन्होंने लाइव अटेंड किया है, वो लोग अपना रिव्यू दीजिए कि आप कैसा लगा, आपको सेशन, आपने क्या सीखा और क्या इसमें से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। गॉड bless you all. See you soon in next session.